हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। अगला जो पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट न्यूक्लियस। अच्छा, मैं शुरुआत में ही ना 3 टर्म अगर आपको बताऊं, एक वर्ड होता है न्यूक्लियस, एक वर्ड होता है न्यूक्लियई, और एक वर्ड होता है न्यूक्लियई। क्या डिफरेंस है इन वर्ड्स में? अच्छा ठीक है, एक वचन बहुवचन ये तो हो गया है ना, सिंगुलर प्लूरल। ये तो एक है, ये कई है, ये क्या होता है? न्यूक्लियाइड वर्ड का क्या मतलब है? सुना भी नहीं है कहीं, ये वर्ड आया भी नहीं है? बिल्कुल आता है। देखो देखो सुनो, मैं बता देता हूं, कहीं पे यूं लिखा हो एन एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड, इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट है जहां पे कई न्यूक्लियाई हैं लेकिन सारे किसके हैं? एल्यूमिनियम। ये भी एक एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, ये भी एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का। दूसरा है यूरेनियम न्यूक्लियाइड, यहां भी कई न्यूक्लियस होंगे, कई न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन सारे के सारे किसके होंगे? यहां सारे के सारे न्यूक्लियाई। तो एक तरह का जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियाइड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो एक जस्ट एक ये यूज कर दो, ये यूज कर दो, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी अगर कहीं इसकी गलती होगी, लेकिन इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अब हम उस चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं जहां तक हमें रदरफोर्ड ने अपर लिमिट पे पहुंचा दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की अपर लिमिट दी थी साइज की कि लोअर लिमिट? न्यूक्लियस ने ना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज की अपर लिमिट दी थी कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट। न्यूक्लियस के साइज की रदरफोर्ड ने बता दिया इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तक तो हमारा अल्फा पार्टिकल जाके आ ही रहा है। हाँ, इससे कम होगा, और उससे काफी कम मिला था। हमने अगर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ डाटा पढ़े हो, 30 फर्मीमीटर इन्होंने निकाल के दिया था, जबकि वो बाद में पाया गया कितना? 6 फर्मीमीटर। तो 5 गुना कम भी काफी कम हो जाता है, लेकिन एक रेंज तो दी कि भाई इस रेंज में होता है, फर्मी में होता है 10 की पावर -15 मीटर का, और इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम उसी न्यूक्लियस के अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। पहले तो क्या था, जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी तो बोले बस एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे छोटा कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं। फिर 1898 में थॉमसन ने अपना मॉडल रखा। एक्चुअली थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया था, तो उन्होंने ये भी बोला कि साइज ऑफ एटम इतना है, ये भी बोला एटम न्यूट्रल है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते होंगे, है ना। इस तरह की पूरी जानकारी तो थी नहीं, लेकिन फिर एटम के अंदर गए तो पता लगा, रदरफोर्ड ने यहाँ छोड़ दिया कि एक न्यूक्लियस जैसी चीज बीच में है जो बहुत छोटी है, इतनी छोटी बस उसके अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन फिजिसिस्ट जो थे या साइंटिस्ट जो थे वो वहां भी गए, कोई ऐसा क्या है न्यूक्लियस में। रदरफोर्ड ने अपर लिमिट दी, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट साइज निकाल के उसकी तरफ गए। तो ये जो पार्ट है हमारा न्यूक्लियस वाला, इसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे होंगे? एक तो कंपोजिशन मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर कंपोजिशन के अंदर ही बाइंडिंग एनर्जी टर्म आएगी, जैसे पीछे आयनाइजेशन एनर्जी और ये पढ़ के आए। बाइंडिंग एनर्जी टर्म क्या होती है, और वहां पे आइंस्टाइन की इक्वेशन का यूज होगा। E = mc², एक बड़ा फेमस सा रिलेशन है ना, तो उसका यूज होगा कि कैसे उससे कोई चीज बनती है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, केमिकल इक्वेशन एक्सोथर्मिक होती है ना। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? उससे एनर्जी रिलीज हो। केमिकल इक्वेशन में एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। क्या मास कंजर्वेशन वैलिड होता है केमिकल इक्वेशन में? बिल्कुल लगवाते हैं, प्लस हम स्टार्टिंग में सिखा देते हैं ये C+O2 CO2, इसका इतना मास, इसका इतना मास, इसका बताओ, तो जोड़ के घटा के कर लेते हैं ना। वो मास कंजर्वेशन भी लगा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी भी कुछ एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है, तो उसका लॉजिक नहीं है केमिस्ट्री के पास। तो लॉजिक फिजिक्स ने ही दिया कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मास कंजर्वेशन बिल्कुल सही नहीं है,
कुछ ना कुछ पार्ट मास का ही गायब हो गया, किसमें बना होगा, एनर्जी में। वो केमिस्ट्री वाले पता नहीं कि आपने बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, उससे एनर्जी आ गई। बोले भाई ये तो हाइपोथेसिस है, ये तो आपकी अपनी सोच है, लेकिन ठीक है वो एक तरीका है, बट असल में अगर आप एनर्जी को एज एन एंटिटी देखते हो कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी आई कहां से, तो किससे बन के आई, तो वहां पे फिजिक्स एक्सप्लेन करती है कि वो मास से ही आती है। तो फिर मास कंजर्वेशन कैसे वैलिड है जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो यही सारी चीजें हम इसमें सीख रहे होंगे इस फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस को 3 पार्ट में लेके चलेंगे। पहला पार्ट जो होगा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और न्यूक्लियर फोर्स एक बड़ा अच्छा सा पार्ट है, न्यूक्लियर फोर्स, विजन थ्योरी, ये पूरे मतलब थोड़ा डेप्थ में जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा डिटेल में जाना है, लेकिन ये न्यूक्लियर थ्योरी वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा जो बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तो बेस्ट पार्ट वही है, रेडियो एक्टिविटी। जो सेकंड पार्ट है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। 3 तरह के डीके उसमें हम पढ़ते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, है ना, वो पार्ट हम पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस साल के लिए बोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी हटा दिया, परंतु वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम से नहीं हटेगा। बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि अपने टॉपिक सारे कीजिए, बस सीबीएसई एग्जाम या स्टेट बोर्ड एग्जाम भी हटाते हैं तो उनमें नहीं आएगा, इस तरह का काम, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा। और तीसरा और आखिरी पार्ट होगा वो 2 खतरनाक रिएक्शंस जिन्होंने काफी नुकसान कभी करवाया भी है, जिसकी वजह से जीवन आज तक चल रहा है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन ने बड़ा भारी नुकसान करवाया था, हिरोशिमा और नागासाकी 1945, अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये कबाड़े हुए थे। और जो फ्यूजन है, फ्यूजन उसकी वजह से तो जीवन चल रहा है, नहीं तो अर्थ पे लाइफ ही नहीं होती। सन की एनर्जी से जीवन चल रहा है, और सन में जो एनर्जी आ रही है सन से ओनली किस वजह से आ रही है, ड्यू टू फ्यूजन। तो ये जो न्यूक्लियर पार्ट है एटम से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ही, बहुत भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एटम में क्या था कि बहुत सी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं, यहाँ बिल्कुल शायद उतना नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते, वो बाहर ज्यादा डिस्कस करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो करें अपने चैप्टर स्टार्ट, न्यूक्लियर वाला पार्ट। एनसीईआरटी में अलग चैप्टर है, बिल्कुल सेपरेट वन, अगला चैप्टर। देखो इसके अंदर शुरुआत में सबसे पहले हमें कुछ यूनिट्स पे जाना चाहिए। जैसे ये किसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, नाम भी आ रहा है मास, मास यूनिट। सिंबल क्या होता है इसका, एमयू, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो ओनली यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका पूरा नाम होता है, तो सिंबल इसको यू दिया जाता है, ठीक है। हम किलोग्राम या ग्राम की बातें नहीं करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम बात करेंगे एमयू की। तो आपका पहला टॉपिक आप ये डालिए 1 एमयू, 1 एटॉमिक मास यूनिट। कैसे डिफाइन किया गया इसको, क्या होता है 1 एमयू, ये तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में बता दिया जाता है। आप एक कार्बन एटम लीजिए, कौन से वाला कार्बन एटम, एक कार्बन 6 12, 6 तो फिक्स है, कार्बन बोल दिया तो 6 तो फिक्स है, लेकिन 12 फिक्स नहीं, क्योंकि 13 भी होता है, 14 भी अलग अलग है। तो आपने एक कार्बन 12 एटम लिया, ठीक है, इसका जो मास होगा बताओ 1 एमयू कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, दिस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, C12 अलग से भी लिख सकते हो। इस चीज को हम बोलते हैं 1 एमयू। अब अगर कार्बन 12 बोल दिया, कार्बन 12 का मतलब है कि अगर आपने 1 मोल एटम उठाए, 1 मोल एटम उठाए तो उनका वजन कितना होगा, 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम का मतलब है 0.012 किलोग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा,
एक एटम का मास 0.012 अपॉन एक मोल में कितने एटम होते हैं? हाँ एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का मास इतना हो गया। अब एक mu क्या होता है? इसका भी 1/12। तो जो 1 mu होगा दिस विल बी 1/12 ऑफ 0.012 अपॉन 6.02 into 10⁻23 kg। mu को ऐसे डिफाइन किया कर लीजिए। अब एमयू की टर्म्स में ना आपको जो 2-3 एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके पास याद रखना चाहिए इस चैप्टर के लिए। कैलकुलेशंस हैं इस चैप्टर में। इन टर्म्स ऑफ यू मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन की। देखिए कैसे लिखना है, याद ही हो जाएगा क्या आपको। ये 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ठीक है। यहां पे 3 जीरो आएंगे, यहां पे 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो। अब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, यूं तो यार ये और बड़ा चलता है, 5 4 8 चलता है। हम इसको लगभग कितना न्यूमेरिकल्स के लिए लगभग कितना ले सकते हैं? 5 5, ठीक है। 7 3 8 6। अरे आगे चलते हैं, 8 6 6 5 में चलता रहता है। 8 6 6 5 हमें नहीं याद करना इतना। ये इनके मासेज हैं किसमें? कम से कम ये याद रखें इस चैप्टर के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हमें वैल्यू याद रखें। ठीक है। अब इस चैप्टर में मास की तो ये वाली यूनिट यूज होगी। अब बात आती है कि एनर्जी की कौन सी यूनिट यूज होगी। जैसे 1 mv से हमने शुरुआत की, अगला टॉपिक फिर से हम एक यूनिट लिखेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है असल में हम पूरा लिखें, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंबल कैपिटल MEV। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है वैसे? ना मतलब वैल्यू नहीं, क्या मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? आपने दो प्लेट ली, ये माइनस ये प्लस, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कितना? 1 वोल्ट। और यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें, मैंने ये माइनस क्यों लगाया, वो प्लस क्यों लगाया? अक्सर तो हम यूं लिखते हैं प्लस माइनस। और ये भाई अगर ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया तो क्या होगा? वो माइनस माइनस को क्या करेगा? तो क्या इलेक्ट्रॉन चल पाएगा उधर? अगर ये प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, यहीं पे मतलब इधर ही लगा रहेगा, उधर जाएगा ही नहीं। समझ गए ना? इसके लिए इसको
माइनस किया और इसको प्लस, ताकि दौड़ के आएगा और कुछ एनर्जी गेन करे। यहाँ कोई होल वगैरह बना देंगे कि भाई ये निकला, यहाँ से बीम निकली, इसे कोलिनेटेड बीम बोल देते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट से एक्साइट होकर जब चलता है, तो वैसे तो जो एनर्जी गेन करता है वो होता है मोड क्यू इंटू वी। अब इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, तो जो इसने एनर्जी गेन की है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ आ रहा है? ठीक है, इसी को क्या नाम दिया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के थ्रू अगर एक्साइट किया जाए तो जो एनर्जी वो गेन करेगा दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटा ई बड़ा वी, ये इसका सिंबल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन मेरे लिए जो काम की एनर्जी है यहाँ पे वो कौन सी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये बताओ, अगर मुझे इसको मेगा बनाना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मेगा लगा होता और वो मेगा हटाना होता तो जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके किलो आ जाता है। तो मेगा बनाना है तो ये डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻, देखो क्या होगा दोबारा बोलो, 1 मेगा का मतलब है 10⁻6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोबारा क्लियर करता हूं, बोलो तो आप सही बोल रहे थे। आपको इसको मेगा में लिखना है, ठीक है। वैसे अगर कहीं हो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई वैल्यू दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई वैल्यू दी है, उसको मेगा में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कीजिए किससे 10⁻6 से। लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल है, तो पहले मैं बताऊंगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेरे पास एक रिलेशन इस चैप्टर के लिए आ गया कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये लिख दीजिए। हो गया। देखो चैप्टर की शुरुआत और न्यूक्लियस से निकलने कुछ छोटी छोटी टर्म से कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं इस तरह का। पहले तो मैंने 2 यूनिट्स ही आपको बताई हैं, एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन, इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा यहाँ। अब कुछ ऐसी टर्म जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ ली होंगी, मतलब श्योरली आपने पढ़ ली होंगी, कुछ नया नहीं होगा मेरे पास उन्हें बताने को। क्या ये वर्ड सुना है? एक मिनट लिख देता हूँ। वर्ड सबने सुन रखे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर डिफरेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो आइसोटोप, छोटी छोटी हेडिंग है उसकी। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए आइसोटोप। केवल और केवल एग्जांपल से काम चल जाएगा, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर कार्बन का एग्जांपल,
कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता होगा, अरे कार्बन 11 भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है, ये होते हैं लेकिन आसपास ज्यादा कॉमन 12 14 ही है। तो इसमें आप देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सेम है कि डिफरेंट? सेम। प्रोटॉन्स की बात करूं, सेम। न्यूट्रॉन्स की बात करूं, डिफरेंट। अच्छा, इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह दी गई है कि अलग अलग? अभी तो एक ही है, बन रही है कि कोई अगले टेबल में जारी है अभी? मतलब मैं तो जितने साल हो गए मुझे देखते हुए एक ही चल रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। पहले होती थी एटॉमिक मास के हिसाब से, वो सब छोड़ो। सुनो, अभी जो मेरा सवाल है, आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह दी गई, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है डिफरेंट होती है? सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है ना? इस तरह की बातें पता नहीं आपसे पूछी जाए नहीं पूछी जाए, बिकॉज या तो ये चीजें केमिस्ट्री में आ चुकी है या फिर और छोटी क्लासेस में आ चुकी है। ठीक है ना? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारा भी लिखने की जरूरत नहीं है, और मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह का। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार मास नंबर सेम कर दो। जैसे देखो, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन और हीलियम दो पास पास होते हैं, इनका आइसोटोप ले लो। जनरल हीलियम 4 दिखाते हैं, एक हीलियम 3 भी होता है और एक ट्रिटियम भी होता है, ट्रिटियम। तो क्या इनमें बन गया दूसरा कॉम्बिनेशन? जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो कार्बन में भी तो जस्ट कुछ भी और एक्सप्लेन मत करो, बस आइसोबार लिख के एग्जांपल दे दो कि हाँ ये। ठीक है, इसमें है क्या? सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होती है, अपने आप प्रॉपर्टीज अलग होगी, कोई कंपैरिजन है नहीं इसका। आइसोटोन बताओ। हाँ, आइसोटोन में एक ही बात होती है, बस इसमें भी और हमारे काम नहीं आना। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मान लो कार्बन 614 है, कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 6 न्यूट्रॉन। और अगर मैं ऑक्सीजन 816 की बात करूं तो उसमें भी 8 न्यूट्रॉन। ये इसका एग्जांपल हो गया। ये बताओ, ये क्या होता है? मिरर नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। मिरर आइसोबार क्या होते हैं? इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दरअसल ये इंटरचेंज होते हैं। दो ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटरचेंज हो, उनको क्या बोलते हैं? मिरर आइसोबार। देखिए, ये आइसोबार हमने ऊपर पढ़ा है, पर इधर हो, आइसोबार हमने ऊपर पढ़ा, इधर देखते हैं। मैं इसकी बात करूं, प्रोटॉन कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने? 2 है ना? ठीक है।
अब आप इधर आओ, प्रोटॉन कितने हैं? 2 और न्यूट्रॉन कितने हैं? क्या इंटरचेंज हो रही है? ये जो आइसोबार है ये कौन से हैं? मिरर आइसोबार। मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन 8। इधर आओ, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन, क्या ये एक्सचेंज हुए, इंटरचेंज हुए? तो आइसोबार तो ये भी है, आइसोबार ये भी है, परंतु इन आइसोबार को क्या बोलते हैं? नीचे चेक करो, मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्या वो मिरर आइसोबार है कि नहीं? आइसोबार है, पहले ही बताओ। आइसोबार है ना, देखिए अब मिरर आइसोबार भी है, 11 और 12 और 12 और 11, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स थी, आपने 3 तो पढ़ी ली थी। आइसोबार की ही एक और टाइप है मिरर आइसोबार, तो क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब ये अच्छा एक वर्ड है मास नंबर, एक वर्ड है एटॉमिक वेट। मास नंबर और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है? मास नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, मास नंबर केवल ये बताता है कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आप ये याद रखो कि कहीं ये जरूर पढ़े कि एक न्यूक्लियन का मास लगभग कितना होता है, लगभग 1 U, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी 1.00, प्रोटॉन का भी 1.00, थोड़ा आगे जाके होगा, तो कहीं जरूरत पड़े तो एक न्यूक्लियन जो होता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, उसके मास नंबर को हम लगभग 1 U लेके चलते हैं, ठीक है। मास नंबर का तो मतलब होता है केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। एटॉमिक वेट उस पूरे एटम का वेट, न्यूक्लियर वेट उस पूरे न्यूक्लियस का वेट। तो जरूरी नहीं है कि जितना मास नंबर हो उतना ही न्यूक्लियर वेट, एटॉमिक वेट या न्यूक्लियर वेट, ठीक है। आप मुझे एक और चीज बताओ, असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका मास 1 U से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा है ही भाई। सवाल पे भी ध्यान देना स्टार्ट करो। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 U से ज्यादा है, ठीक है। अब कहीं पे अगर सपोज 20 न्यूक्लियॉन्स हैं, मास नंबर 20 है, तो इसके हिसाब से देखें तो उस न्यूक्लियस का जो वेट होगा कितना होना चाहिए? 20। लेकिन एग्जैक्टली इससे ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इतनी जल्दी यहाँ पर भी क्यों ना, मतलब क्यों? हम तो ये देखते हैं ना कि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि असल में तो उसका मास 1 से ज्यादा ही, कम भी हो सकता है, कम तो होगा ही होगा, लेकिन इससे कम है कि 20 से वो डिपेंड करेगा। देखो आप सबका मास जोड़ दो, 1.0073 कितने प्रोटॉन है, 1.0086 कितने न्यूट्रॉन है, सबका जोड़ दो, उससे डेफिनेटली कम होगा, उससे डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि जब एक न्यूक्लियस बनेगा तो कुछ मास गायब होगा और किस फॉर्म में रिलीज होगा? एनर्जी के फॉर्म। ये पढ़ेंगे हम, अगली क्लास का ही टॉपिक होगा, कल का ही टॉपिक होगा, ठीक है। तो कुछ मास तो गायब होगा, एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। अब वो कितना मास गायब हुआ है, क्या वो समेट के उसको 20 तक भी ला पाया, उससे नीचे ले गया, उससे ऊपर ले गया, वो एक अलग चीज है, समझ आया। लेकिन एक चीज श्योर है, मास नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक वेट पॉइंट्स में हो सकता है। क्लियर है ये चीज। दूसरी बात, आपकी बुक में ना शुरुआत यहां से है कि वो एवरेज एटॉमिक मास पूछता है, आइसोटोप कैरेक्टर देखे कि इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन से सवाल है, देखिए इसी पे। एक तो इन्होंने एग्जांपल लिया है, पेज नंबर 439 पे आप आओ, पेज नंबर 439 पे आप आइए। क्लोरीन का एक एग्जांपल दे रखा है बीच में, दिख रहे हैं? क्लोरीन पेज के बीच में है। सुनो अभी क्या लिखता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। अच्छा, उनके मास क्या क्या दिए? 34.982 एंड 36.98, ठीक है। हम ये दिया गया कि भाई क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं,
एक बार मास बताओगे, एक का तो कितना है 34.98 U, ये इनके मास है। उसके बाद ये लिखते हैं कि परसेंटेज दी है 75.4 एंड 24.6, ये इस तरह से नेचर में पाए जाते हैं पौधे भी। तो अब इन्होंने पूछा कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। मैथ्स के सवाल है लेकिन ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। एवरेज एटॉमिक मास 34 ये करोगे आप खुद करोगे, मतलब ये करना पड़ता है एग्जाम में, प्लस 36.98 इंटू 24.6 डिवाइडेड बाई, कई बार ऐसा सवाल रेशियो में भी आ जाता है। इनके रेशियो दे दिए जैसे 3:1 सपोज, लगभग इतना ही 25 3 75 3:1 रेशियो दे दिया। तो अब आपको इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको 1 से और डिवाइड किससे करना है 4 से। समझ गए हो? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब इस बुक में कितने ऐसे सवाल हैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में न्यूक्लियाई की एक्सरसाइज में पहले दोनों सवाल ये हैं, पहले दोनों सवाल। तो आप ये आइसोटोप आइसोबार ये सब पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 13.1 एंड 13.2 ये आप अटेम्प्ट करेंगे, आदि करेंगे मतलब इसके बाद, ठीक है। पेज नंबर 462 होगा, है ना, पेज नंबर यही होगा। तो ये दो सवाल आप जाके अपने अटेम्प्ट करना, तरीका वही है जो मैंने बताया। इसमें कई बार क्या हो जाता है, जैसे आपको एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ना दिया हो, जैसे यहाँ तो दे रखा है 34.98 U एंड ये कई बार ऐसे आ जाता है। जैसे नियोन है, नियोन के दो आइसोटोप दे दिए, एक नियोन 20 एक नियोन 22, ठीक है। आइसोटोप में तो मास नंबर ऐसे रहेगा, पॉइंट्स में नहीं रहेगा, नियोन 20 और एक नियोन 22, और हमें उनका एटॉमिक वेट ना बता के उनका रेशियो दे दिया कि 9:1 में पाए गए। तो एवरेज वेट कितना होगा? नहीं, अगर ये ना रखे हो ना, जैसे नियोन की मैं बात कर रहा हूं, एक 20 और एक 22, अब अगर आपको एग्जैक्ट वेट नहीं दिया तो आप इसका तो 20 U मान लो और इसका कितना मान लो 20, ये कंजम्पशन है ना। अगर दे रखा है तो उसी से मल्टीप्लाई करो, नहीं दे रखा है तो ये 20 इंटू 9 प्लस 22 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। और अगर दिया हो, जैसे इसमें एग्जांपल में नियम है, इसमें सॉरी एक्सरसाइज है 13.2 में है। अब देखो इनके ये तीन आइसोटोप है, तो जो 20 वाला है उसका है 19.99, समझ गए हो, और जो 22 वाला है उसका है 21.99। तो अगर एग्जैक्ट दे रखा हो तो मैं 20 की जगह लूंगा 19.99 और 22 की जगह लूंगा 21.99। नहीं दे रखा हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप ये बताओ, अभी जस्ट चैप्टर की शुरुआत हुई है, क्या समझ आया है यहाँ? अब हम थोड़ा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। नंबर 1, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। देखो कुछ ऐसी घटनाएं मिली लैब में, ये पाया गया कि जैसे ये न्यूक्लियस है, एक्स केमिकल सिंबल, जेड और मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसमें से ना इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। ऐसा होता है नहीं? बताओ क्या न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं आ रहे थे यार, आते हैं, अब भी आते हैं। न्यूक्लियस में से अब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। बीटा डीके नाम सुना है? बीटा डीके, बीटा डीके में और कुछ थोड़ी होता है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, क्यों होता है बीटा डीके?
ये दरअसल था तो बीटा डीके, लेकिन उस समय तो कुछ पता ही नहीं था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो इसने मिसगाइड कर दिया, इस फिनोमेना ने मिसगाइड कर दिया लोगों को, लगा कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई जब इससे बाहर आ रहा है तो हम तो यही सोचेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझ गए हो। इसने हमें मिसगाइड किया और इसने बताया, इसने ऐसा फील करवाया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एक गलत हाइपोथेसिस ये बनाया गया न्यूक्लियस का कि न्यूक्लियस के अंदर ए तो होते हैं प्रोटॉन्स और जेड कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बोले यार इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमने, तो बोले कोई बात नहीं बाहर घूमा। एटम की बात करें तो जेड इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, तो बोले ये तो न्यूट्रल ही नहीं हुआ, एटम पूरा क्या होता है न्यूट्रल, तो कोई बात नहीं, जो बच गया वो यहां डाल दो। अब बताओ क्या है पूरा न्यूट्रल है भाई, ए ही तो प्रोटॉन है और ए ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज उस समय पता नहीं थी। ठीक है, न्यूट्रॉन जानते नहीं थे लोग कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है। तो एक गलत हाइपोथेसिस जो ये न्यूक्लियस का दिया गया, गलत हाइपोथेसिस था ये न्यूक्लियस के बारे में। इसमें माना गया कि ए तो प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूक्लियर है, ना तो इस बात में सच्चाई है और ना ही इस बात में सही हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं आजकल, पता है जो यूज भी करके आए अभी मेरा राइस वाला वो देखते हैं वो है। तो आप ये बना दो, ये कैसे आया वो इससे आइडिया लगा दो। ओके, लेकिन ये फेल हो गई मेजरमेंट जब किए गए उनसे। तो नंबर 1 आपने हेडिंग क्या डाली है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इसके साथ देखो डिफिकल्टीज विद दिस मॉडल, डिफिकल्टीज विद दिस मॉडल। इस मॉडल में क्या कमियां थी, अब हम उस चीज पे आ रहे हैं। पहली बात ये कि जब एनर्जी को मेजर किया गया, एंगुलर मोमेंटम को मेजर किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया गया, तो इलेक्ट्रॉन के जो पाए जा रहे थे और न्यूक्लियस के जो पाए जा रहे थे मैच ही नहीं हो रहे थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं। एक लाइन में लिख दो ये चीज, देखिए द एनर्जी एंगुलर मोमेंटम and magnetic moment of the electron do not match with those of nucleus। ब्रैकेट में लिख दो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी वो मैच नहीं हो पा रही थी। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, एक ही लाइन में आपने कमियां लिख दी, एक कमी और लिख दो, क्योंकि हेडिंग इस तरह से लिखिए कि भाई इसमें ना एक बड़ी भारी समस्या ये होगी, इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल रोल दे दिया। बोल रहे बाहर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अंदर भी बैठे हैं, अंदर रेस्ट पे बाहर घूम रहे हैं। तो ये इससे ना समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ये वाली माने या ये वाली, क्योंकि यहाँ की एनर्जी कुछ और थी और यहाँ की कुछ और। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ड्यूअल रोल वाज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन which was hard to understand, which was hard to understand।
ठीक है। अब सुनो, दूसरा जो मॉडल है उस पे अभी आएंगे हम, अभी नहीं कल आएंगे, लेकिन मैं आपको तब तक के लिए कुछ काम बताता हूँ यहाँ से देखने लायक। पेज नंबर जो 440 है, पेज नंबर 440, इस पे टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। जस्ट ये एक पेज पढ़ के देखना, बिकॉज जो अगला हाइपोथेसिस होगा वो तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद होगा। और मैं आपको अभी एक सवाल देता हूं, क्या फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल होता है या नहीं? जैसे हम बोलते हैं ना, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल होता है या नहीं? और अगर नहीं तो उसकी मीन लाइफ कितनी होगी? मतलब ये ऐसे मत लिख के ले जाओ, पेज पढ़ना, हाँ वो उसमें मैंने पूछ लिया, आप पेज पढ़ना और उससे आपको इन बातों का जवाब मिलेगा। वैसे यार ये चीजें मिस हो जाती हैं, फिर टॉपिक चलते रहते हैं। तो आप ये वाला काम यहाँ से करेंगे और कल सही हाइपोथेसिस पढ़ के डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद, और फिर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आगे बढ़े। ये बताओ, न्यूक्लियस की आज शुरुआत हुई, कुछ समझ आया है क्या है कि नहीं? ठीक है, कल कब बताओ, जल्दी बताओ। फिर शाम को कब? मैं तो इतने बजे आ पाऊंगा। मैं कल तो सुबह ही होता है, मुझे हो सकता है जाना पड़ेगा। कल आपकी क्लास हुई तो स्कूल है नहीं होंगे भाई, तो अपना टाइम है ना। कल आपका सुबह का ही टाइम, ठीक है।